अभी मेरे स्कूल टाइम पर ही होना था। अब बिना वजह ऑटो करके जाना पड़ेगा। मेन रोड तक जाते जाते कपड़ों पर कीचड़ लग जाएगी। सो अलग, आज ही तो मैंने नई साड़ी पहनी थी और आज ही ये बारिश, इस बारिश ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। सुबह सुबह स्कूल के लिए तैयार होती हुई वाणी ने आसमान से पानी के रूप में बरस रहे मोतियों को देखकर बुरा सा मुंह बनाया और फिर जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार होने लगी। वाणी को बरसात का मौसम जैसे दुश्मन सा लगता था। एक वक्त था जब वाणी को बरसात का मौसम लुभाता था। उसको तो इंतज़ार रहता था कि कब बारिश हो और वो भीग जाए। बारिश में भीगने का वाणी को इतना शौक था कि वह घंटों बारिश में भीगते नाचते बिता देती थी। वो भी तब तक जब तक उसके कानों में उसकी माँ की डांट ना पड़ जाए। जब वो बारिश में भीगते हुए अपनी कथक नृत्य की कला का प्रदर्शन करती थी तो मानो लगता था जैसे कोई मोरनी अपने सुंदर पंख फैलाए बारिश में झूम रही हो। और बारिश में भीगने के बाद उसे माँ के हाथ की गर्मा गर्म चाय और साथ में आलू के पकोड़े अपने घर की बालकनी में बैठकर खाने का लुत्फ लेना बड़ा ही अच्छा लगता था। एक वक्त वो था जब बारिश और वाणी का साथ चोली दामन का था। लगता था दोनों सहेलियां हैं, लेकिन अब तो वाणी की दशा इसके एकदम विपरीत है। आज उसको बारिश होना एक बड़ा कोई दुश्मन लगता। उसे लगता है जैसे यह बारिश उसके पुराने गहरे जख्मों को कुरेदने आई है, उसकी किस्मत पर आंसू बहाने आई है, उसका मजाक बनाने आई है, उस पर हंसने आई है, उसके बीते हुए दिनों की कड़वी यादों का जायका चखाने आई है। घंटों बारिश में भीगने वाली वाणी को आज बारिश की एक बूंद भी नागवार गुजरती है। ये बारिश की बूंदें जैसे उसके दिल पर सैकड़ों वार करती है। वाणी ने आज फिर वही छाता उठाया जो उसके प्यार की शायद एकमात्र निशानी उसके पास रह गई थी और घर को ताला लगाकर निकल गई मेन रोड की तरफ जहाँ से ऑटो लेनी थी और पहुँच गई स्कूल। अभी छठा लेक्चर ही चल रहा था। वाणी कक्षा 5 के बच्चों को मोरल साइंस का एक चैप्टर पढ़ाने में बिजी थी कि अचानक से उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की स्क्रीन पर मिस्टर महेश का नाम फ्लैश हो रहा था। वाणी ने फ़ोन को साइलेंट किया और यह सोचकर कि घर जाकर फ़ोन करूंगी, फिर से बच्चों को पढ़ाने लगी। जब तक घर जाने का समय हुआ बारिश रुक चुकी थी तो वाणी ने चैन की सांस ली और घर के लिए निकल गई। घर आकर वो फ्रेश हुई, खाना खाया और सोने के लिए लेट गई। आँख खुली तो देखा शाम के 5 बज रहे हैं। जब अपना फ़ोन उठाया तो याद आया कि अरे, जब मैं लेक्चर ले रही थी तब महेश अंकल की कॉल आई थी। मैं तो उन्हें फ़ोन करना ही भूल गई। वाणी ने तुरंत महेश जी को कॉल लगाई। हेलो, नमस्ते महेश अंकल, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, सदा खुश रहो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? महेश जी ने वाणी से उसका हालचाल पूछते हुए कहा। वाणी ने उत्तर दिया, जी अंकल, मैं भी ठीक हूँ। सॉरी अंकल, वो जब आपने कॉल की मैं क्लास में थी, घर आकर थक गई थी तो लेटे लेटे आँख लग गई। अभी याद आया कि आपने कॉल की थी। महेश जी कहने लगे, कोई बात नहीं बेटा, वो मैंने बस इसलिए कॉल की थी, तुम्हारे ऊपर वाले पोर्शन के लिए किराएदार मिल गया है बेटा। वाणी, ओह अच्छा अंकल, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कौन है, क्या करते हैं? वाणी ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। सब बताता हूँ बेटा। मेरे एक जानने वाले हैं मिश्रा जी, उनका भतीजा है जो किसी कंपनी में काम करता है। हाल ही में उसका ट्रांसफ़र यहाँ हुआ है तो उसको रहने के लिए एक घर की आवश्यकता है। उसकी फैमिली तो इंदौर में रहती है, वो यहाँ अकेला ही है। सिंगल बंदे के लिए तुम्हारा ऊपर वाला पोर्शन एकदम सही है, इसलिए मैंने उसको यही सुझाया। वाणी ने संकोचवश कहा, वो तो ठीक है अंकल, लेकिन कोई फैमिली वाला शख्स मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। आप तो जानते हैं ना कि मैं भी अकेली रहती हूँ, मुझे अपनी सेफ्टी भी देखनी है ना। महेश जी, अरे बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं खुद भी व्यक्तिगत तौर पर उस लड़के को जानता हूँ। बहुत सीधा और सरल बच्चा है, तुम्हें उसके रहने से कोई परेशानी नहीं होगी और फिर हो सकता है वो कुछ समय बाद अपनी फैमिली को भी यहाँ ले आए। वाणी, ठीक है अंकल,
मुझे आपकी बात पर विश्वास है। अगर आप कह रहे हैं तो अच्छा ही होगा वो। महेश जी, तो फिर बेटा परसों संडे को क्या मैं उन्हें घर दिखाने ले आऊं? वाणी, ठीक है अंकल, चले आइएगा। महेश जी, ठीक है बेटा, चलो रखता हूँ फ़ोन, तुम अपना ख्याल रखना। महेश जी एक ब्रोकर है जो लोगों को किराए पर घर दिलवाने में मदद करते हैं। वह वाणी के पड़ोसी भी हैं। वाणी घर में अकेली बोर हो जाती है, इसलिए उसके दिमाग में आया कि क्यों न मैं भी ऊपर वाले पोर्शन के लिए किराएदार रख लूं। घर में कोई आएगा तो मेरा भी मन लग जाएगा और एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। इसलिए उसने अपने पड़ोसी और ब्रोकर महेश जी से इस बारे में बात की। महेश जी अब तक कई किराएदार को वाणी का घर दिखाने के लिए ला चुके थे, लेकिन अब तक जितने भी किराएदार आए उन सब की फैमिली बड़ी थी, जिनके लिए वाणी का ऊपर वाला पोर्शन प्राप्त नहीं था, क्योंकि वह पोर्शन सिर्फ एक छोटी फैमिली के रहने लायक ही था। आज संडे है तो वाणी देर तक सोती रही। आँख खुली तो देखा आज फिर से मूसलाधार बारिश हो रही है। जैसे आज की यह बारिश वाणी की जान ही लेकर जाएगी। वाणी उठी और उठते ही खिड़की बंद कर दी, जैसे उसे बारिश की एक बूंद से भी नफरत हो। फ्रेश होकर वह अभी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए गर्मा गर्म नाश्ते का मज़ा ले रही थी कि अचानक फ़ोन बजने लगा। देखा तो महेश जी का फ़ोन था। वाणी, हेलो अंकल। नमस्ते महेश जी। नमस्ते बेटा। बेटा मैं आज शहर से बाहर हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर उस किराएदार को दे दिया है जो आज तुम्हारा ऊपर वाला पोर्शन देखने आने वाला है। वह कुछ देर बाद घर देखने आएगा तो तुम दिखा देना, और हाँ, वह तुम्हें आने से पहले फ़ोन कर लेगा। ठीक है बेटा। वाणी, ठीक है अंकल। फ़ोन रखते ही डोरबेल बजती है। जैसे ही वाणी दरवाज़ा खोलती है तो वह सन्न रह जाती है। उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं और पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। वो एकटक उसे देखती रह जाती है और अतीत के समुद्र की लहरें उसके सामने उफान मारने लगती हैं। बात आज से 20 साल पहले की है। नीलम, वाणी की माँ। वाणी बेटा, आज अपनी सिंगिंग क्लास से जल्दी वापस आ जाना और पैकिंग में मेरा हाथ बटाना। 2 दिन बाद हमें निकलना है, उससे पहले ही सारी पैकिंग हो जानी चाहिए। वाणी माँ के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए, ओ मेरी प्यारी भोली सी माँ, आप क्यों इतनी चिंता कर रही हो? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और सारी पैकिंग भी करवा दूंगी। माँ को बोलकर वाणी अपनी सिंगिंग की क्लास के लिए निकल जाती है। वाणी के पिताजी रेलवे में सरकारी कर्मचारी हैं और अभी पिछले हफ्ते ही उनका ट्रांसफ़र जबलपुर से इंदौर हुआ था, जिसके लिए उनको परसों ही निकलना है। वाणी देव सिंह और नीलम जी की इकलौती बेटी है और बहुत लाडली है। दोनों माँ बाप उस पर जान छिड़कते हैं। वाणी ने अपनी सिंगिंग क्लास से जल्दी वापस आकर माँ के साथ मिलकर सारी पैकिंग करवाई। आज वह दिन आ ही गया जब उनको इंदौर के लिए निकलना था। आज सुबह से मौसम बड़ा ही सुहावना था। आसमान काले बादलों की चादर से ढका हुआ था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वाणी के पिता देव सिंह ने इंदौर के लिए 2 गाड़ी बुक कराई। एक गाड़ी में सारा सामान बांध कर रखा था, दूसरी गाड़ी में अपनी पत्नी और बेटी के साथ सवार हो गए इंदौर के लिए। इंदौर पहुंचते पहुंचते तेज मूसलाधार बारिश भी शुरू हो चुकी थी। इंदौर पहुंचकर सरकार की तरफ से मिले क्वार्टर में वाणी और उसके माँ पिताजी ने एक सर्वेंट की मदद से सारा सामान उतरवाया। वाणी ने सारा सामान अंदर क्वार्टर में पटका और दौड़ पड़ी बाहर आंगन की तरफ, क्योंकि उसको जी भर के बारिश में जो भीगना था। वाणी की माँ, अरे वाणी, पहले सारा सामान घर में सेट तो कर देती, कहाँ भागी जा रही है वाणी? अरे माँ, अब तो आ ही गए हैं, सामान भी सेट हो ही जाएगा। ये सावन की पहली बारिश है और इंदौर की भी। हो ही नहीं सकता कि मैं इस बारिश में भीगे बिना रह सकूं। माँ, ओहो, पता नहीं बचपना कब जाएगा इस लड़की का। पत्नी की बात सुन देव सिंह बोले, अरे नीलम, करने दो उसे अपने मन की, आखिर यही तो उसके दिन हैं हंसने खेलने के। उधर वाणी बाहर आंगन में मोरनी की तरह बारिश में नाचते गाते भीगते हुए खुद में ही मगन थी। देव सिंह जी के पड़ोस वाला क्वार्टर सोहन जी और उनकी पत्नी आराधना जी का था। सोहन जी भी रेलवे में कार्यरत थे
और देव सिंह जी से उनकी अच्छी मित्रता भी थी। सोहन और आराधना जी के 2 बच्चे थे, एक बेटा जीत और बेटी शीना, जिन्हें वो दोनों खूब लाड प्यार करते थे। उस समय जीत यही कोई 18-19 साल का रहा होगा, वाणी से लगभग 1 साल बड़ा। वह बीए सेकेंड ईयर सामाजिक विज्ञान का छात्र था। वहीं शीना अभी 10वीं में थी। आराधना जी जीत की माँ जीत को आवाज़ लगाते हुए, जीत बेटा, देव भाई साहब और उनकी पत्नी नीलम जी आ गए हैं। इतना लंबा सफ़र करके वो लोग थके होंगे, जाओ उनको गर्मा गर्म चाय और नाश्ता दे आओ। जीत, माँ थोड़ी देर रुको ना, अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आराधना जी, तो क्या हुआ बेटा, तुम छाता ले जाओ ना, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। देव भाई साहब और नीलम भाभी हमारे पड़ोस वाले क्वार्टर में ही रहने आए हैं और हम उनको चाय नाश्ता भी ना पूछें। माँ की बात सुन जीत बोलता है, ठीक है माँ, जाता हूँ। आराधना जी, हाँ हाँ जल्दी जा, तब तक मैं उनके लिए खाने का प्रबंध करती हूँ। बेचारी नीलम भाभी थकी होंगी, आते ही क्या चूल्हा चौका करेंगी। वैसे भी अभी तो उनको पूरा सामान भी सेट करना होगा। जीत सुन, तू जा ही रहा है तो उनको बोल देना कि खाना मम्मी भिजवाएगी, वो बिल्कुल फिक्र ना करें। जीत, ठीक है मैं बोल दूंगा। जीत एक हाथ में चाय की केतली और नाश्ते का कुछ सामान लिए और दूसरे हाथ से छाता संभाले बारिश की वजह से जमा जमा कर अपने कदम रखते हुए चाय नाश्ता लेकर जैसे ही देव सिंह जी के क्वार्टर का गेट खोलता है, बाहर आंगन में ही उसकी नज़र वाणी पर पड़ती है, जो अभी तक बच्चों की तरह बारिश की बूंदों से खेल रही थी। बारिश में भीगते हुए कभी गा रही थी, कभी नाच रही थी। वो बस अपने में ही मगन थी। इधर वाणी को एक नज़र देखते ही जीत का दिल तो घायल हो चुका था। उसके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसका दिल अब उसका कहाँ रह गया था। उसकी सांसें जैसे थम सी गई थी। उसकी पूरी दुनिया जैसे उसी एक लम्हे में कैद हो गई थी। वाणी की मधुर सुरीली आवाज़ उसके कानों में संगीत का रस घोल गई थी और उसका नृत्य देख जीत का मन मयूर भी नृत्य करने लगा था। वो बस एकटक वाणी को देखे ही जा रहा था कि अचानक वाणी की नज़र भी जीत पर पड़ती है और अपनी पलकें झपकना ही भूल जाती हैं। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि अचानक वाणी शर्माकर अंदर की ओर भाग जाती। जीत चाय नाश्ता लेकर अंदर आता है। नीलम और देव सिंह को प्रणाम करके उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और नाश्ता नीलम जी को पकड़ा देता है। देव सिंह जीत को देखते ही बोल उठे, अरे जीत, तुम इतने बड़े हो गए हो, अब तो हमारे कंधे तक आने लगे हो। पिछली बार देखा था तब छोटे से थे। नीलम जी प्यार से जीत के सिर पर हाथ फेरते हुए, सही कहा आपने जी, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता। जीत मुस्कुरा देता है और बोलता है, आंटी, माँ ने कहा है कि आप आज आराम करिए, थक गए होंगे, आज माँ आप लोगों के लिए खाना भिजवाएंगी। नीलम जी, ठीक है बेटा, हमारी तरफ से आराधना जी को धन्यवाद कहिएगा। हम सामान सेट करके आते हैं उनसे मिलने, बड़े साल हो गए हैं मिले हुए। जीत, हाँ आंटी ज़रूर आइएगा। अच्छा मैं चलता हूँ आंटी, नमस्ते। नीलम और देव जी एक साथ कहने लगे, खुश रह बेटा। बाहर निकलते वक्त भी जीत की नज़रें बस वाणी को ही खोज रही थी, लेकिन उसे वो नहीं दिखी। वह वहाँ से अपने घर तो आ गया था, लेकिन उसका दिल, उसका सुकून, उसका सब कुछ तो जैसे वहीं छूट गया था। शाम में नीलम जी वाणी को साथ लेकर जीत के घर गई उसकी माँ से मिलने। वाणी को देखते ही आराधना जी उसकी बलाएं लेते हुए बोली, अरे हमारी वाणी बेटी इतनी बड़ी हो गई, जब देखा था तब 3-4 बरस की थी। अपनी मम्मी का पल्लू पकड़कर सारा दिन मम्मी के पीछे पीछे घूमती रहती थी। आराधना जी की बात सुन वाणी मुस्कुरा दी। जीत ने जैसे ही वाणी का नाम सुना उसके कान खड़े हो गए और वह कभी दरवाजे के पीछे से तो कभी खिड़की की ओर से छुप छुप कर वाणी को देखता रहा। एक पल में ही जीत की नज़रों ने भी ऐसा ही कुछ जादू वाणी पर भी कर दिया था। ना चाहते हुए भी उसकी नज़रें भी जीत को ही ढूंढ रही थी। अगले दिन वाणी के पिता ने जीत को बुलाकर कहा, जीत बेटा, तुम्हारे कॉलेज में क्या अभी भी एडमिशन हो रहे हैं?
जीत: हाँ अंकल, अभी तो सत्र ही शुरू हुआ है, अभी एडमिशन हो रहे हैं। देव सिंह बोले, बेटा मैं सोच रहा हूँ वाणी का एडमिशन मैं तुम्हारे कॉलेज में करवा देता हूँ। नया शहर है, नए लोग हैं, तुम साथ में रहोगे तो उसके लिए अच्छा रहेगा। देव सिंह के मुंह से अपने कॉलेज में वाणी के एडमिशन की बात सुनकर जीत का मन गदगद हो गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छलक उठी और वह बोला, ठीक है अंकल, आप मुझे बताइए, मैं मदद कर देता हूँ। देव सिंह: हाँ बेटा, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। देखो, मैं तो आज से ही ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे पास तो समय नहीं रहेगा और तुम्हारी आंटी तो इतनी पढ़ी लिखी है नहीं, इसलिए वाणी का एडमिशन कराने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें ही सौंपता हूँ। तुम कल उसे अपने साथ ले जाना और एडमिशन की सारी प्रक्रिया पूरी कर लेना। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। जीत: ठीक है अंकल, आप निश्चिंत रहें, सब आराम से हो जाएगा। देव सिंह: ठीक है बेटा। वाणी, जो कि अपने पिता और जीत की बातचीत दरवाजे के पीछे से सुन रही थी, कल जीत के साथ जाना पड़ेगा सोचकर उसकी धड़कन बढ़ने लगी थी। उम्र का ये दौर कुछ होता ही ऐसा है। इस उम्र में जिस शख्स ने अपनी नज़रों को अपनी नज़रों के धागे से बांध लिया, वो धागे इतने मजबूत होते हैं कि ज़िंदगी भर आप उनको चाह कर भी नहीं तोड़ पाते। आज वाणी की आंखों से नींद गायब थी। कल कौन से कपड़े पहनूं, जूते कौन से पहनूं, सूट पर हेयर स्टाइल कौन सा अच्छा लगेगा, दुपट्टा किस स्टाइल में लूं, यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। उधर ऐसा ही कुछ हाल जीत का भी था। एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते कब दोनों नींद की वादियों में उतर गए पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो दोनों के मन में एक अलग ही एहसास था। तैयार होकर जीत वाणी को लेने उसके घर गया। घर से निकलकर बाहर सड़क तक आने तक दोनों के बीच में खामोशी पसरी हुई थी। वाणी जीत के पीछे पीछे नजरें झुकाए चल रही थी। बाहर सड़क से दोनों ने कॉलेज जाने के लिए रिक्शा लिया और चल पड़े कॉलेज की ओर। रिक्शा में वाणी के सुनहरे काले रेशम से बाल हवा से उड़कर जीत के मुंह पर आ रहे थे। अचानक जीत ने बातों का सिलसिला शुरू करने के लिए वाणी से पूछा, आपको कौन सा विषय पसंद है, किस विषय में एडमिशन लेना चाहती हैं आप? वाणी ने नजरें झुकाकर ही जवाब दिया, जी मेरी विज्ञान में काफ़ी रुचि है, मैं बीएससी में एडमिशन लेना चाहती हूँ। जीत: ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों ऐसे ही औपचारिक बातचीत करते हुए कॉलेज में पहुँचे और एडमिशन की सारी प्रक्रिया मालूम की जीत ने। वाणी के एडमिशन फॉर्म भरने से लेकर फीस जमा करवाने तक बहुत मदद की। साथ में जीत ने किसी पास के गांव से कॉलेज में एडमिशन लेने आई एक सीधी सादी सी विकलांग लड़की की भी खूब मदद की। जीत की इस बात से वाणी के मन में जीत का एक पायदान और ऊपर आ चुका था। उसके मन में जीत के लिए एक सम्मान की भावना भी घर कर गई थी। जीत था ही ऐसा, कॉलेज में या आस पड़ोस में किसी को भी मदद की ज़रूरत होती तो जीत हमेशा सबसे पहले खड़ा मिलता था। इसी तरह कॉलेज आते जाते कभी कॉलेज कैंटीन में तो कभी घर पर वाणी और जीत की बातों का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। साथ ही जीत की बहन शीना से भी वाणी की खूब पटती थी। धीरे धीरे उन तीनों की तिगड़ी पूरी कॉलोनी में मशहूर हो गई। कभी साथ मिलकर तीनों शाम को भुट्टा खाने जाते तो कभी गोलगप्पे खाने, कभी साथ मिलकर तीनों लूडो खेलते, कभी कैरम, तो कभी रात में कमरे में अंधेरा करके हॉरर मूवी का मज़ा लेते हैं। तीनों एक दूसरे से खूब घुल मिल गए थे। वाणी और जीत दोनों के मन में एक दूसरे के लिए एक अलग एहसास है, ये बात वो दोनों ही जानते थे, पर कभी खुले तौर पर दोनों ने ही जाहिर नहीं किया। एक दिन शाम को वाणी उछलती कूदती मस्त मगन यूं ही जीत के घर गई, मगर एक मधुर संगीत सुनकर उसके कदम दरवाजे पर ही ठिठक गए और वो अंदर गए बिना ही उस मधुर संगीत का आनंद लेने लग गई। जीत की नज़र जब दरवाजे पर खड़ी वाणी पर पड़ी तो वो अचानक से झेप गया और बोला, अरे वाणी, तुम कब आई, बताया भी नहीं। वाणी ने कहा, जीत, तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम इतना अच्छा गाते हो। वाणी की बात सुनकर जीत मुस्कुराने लगा और बोला, अरे कहाँ वाणी, मैं तो बस यूं ही कभी कभार गुनगुना लेता हूँ, मुझे गाना कहाँ आता है। वाणी, जो कि खुद भी संगीत और नृत्य का शौक़ रखती थी
और पिछले 4 साल से कथक और क्लासिकल संगीत की ट्रेनिंग लेकर अब संगीत और कथक दोनों में निपुण हो चुकी थी। वह बोली, नहीं जीत, तुम सच में बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारी आवाज़ में एक जादू सा है। फिर वो हंसते हुए बोली, हाँ मानती हूँ, सुर थोड़े ऊपर नीचे हैं, लेकिन तुम अभ्यास करोगे तो बहुत अच्छा गा सकते हो। जीत, जो कि जानता था कि वाणी ने कथक डांस और क्लासिकल संगीत की ट्रेनिंग ले रखी है, तुरंत बोल पड़ा, वाणी तो क्या तुम मुझे सिखाओगी? जीत की बात सुनकर वाणी मजाक के अंदाज में बोली, हाँ जनाब, क्यों नहीं, जितना हमें आता है उतना ज्ञान हम अपने शिष्य को अवश्य देंगे। और दोनों जोर का ठहाका लगाकर हंस पड़ते हैं। अगले ही दिन से दोनों रोज़ शाम को 1 घंटा क्लासिकल संगीत का अभ्यास करने लगे। संगीत ने एक दूसरे को और अधिक जोड़ दिया था। संगीत उन दोनों के बीच की वो मजबूत कड़ी बन चुका था जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता था। कुछ ही महीनों में देखते ही देखते जीत भी अब काफ़ी अच्छा गाने लगा था। एक दिन वाणी ने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर संगीत प्रतियोगिता का नोटिस पढ़ा तो खुश होते हुए सीधा जीत के पास पहुंच गई। वाणी बोली, जीत, तुम्हें पता है अगले महीने अपने कॉलेज में संगीत प्रतियोगिता होने वाली है। जीत, हाँ मैंने पढ़ा था नोटिस बोर्ड पर। वाणी, तो फिर हम भी भाग लेते हैं ना? जीत हंसते हुए, वाणी तुम पागल हो गई हो, मैं कैसे भाग ले सकता हूँ? तुम्हें तो पता है ना मेरा एक सुर हिंदुस्तान में और दूसरा नेपाल में। वाणी, जीत तुम भी ना, हम भाग ले रहे हैं, बस मुझे इसके आगे कुछ नहीं सुनना। जीत कहने लगा, पर वाणी बोली, परवर कुछ नहीं है, अभी 1 महीना है ना हमारे पास, हम मन लगाकर अभ्यास करेंगे। जीत वाणी की बात मान जाता है और दोनों अब दिन रात अभ्यास में जुट जाते हैं। प्रतियोगिता वाले दिन सारे जज और सभी सहपाठी दोनों का संगीत सुन मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और दोनों को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दोनों खुशी खुशी घर पहुंचते हैं और दोनों परिवार मिलकर पार्टी करते हैं। यूं ही हंसते खेलते 2 साल बीत चुके थे कि फिर से देव सिंह जी का ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया। ट्रांसफ़र का नाम सुनते ही वाणी और जीत की जान जैसे गले में अटक गई। वाणी उस रात खूब जी भर के रोई। उसने अपने माँ पिताजी से अभी इंदौर में रहकर ही अपनी ग्रेजुएशन को पूरी करने की जिद भी की, लेकिन देव सिंह ने साफ बोल दिया कि तुम आगे की पढ़ाई अभी वापस जबलपुर से ही करना, हम तुम्हारे कॉलेज में भी ट्रांसफ़र की बात कर लेंगे। इधर वाणी आंसू बहा रही थी, उधर जीत भी उदास था, लेकिन दोनों के हाथ में कुछ था ही नहीं। अभी तो दोनों के दिलों में प्यार का अंकुर फूटा ही था, पर खिलने से पहले ही वो मुरझा गया। फिर वो दिन भी आ गया जब वाणी को इंदौर से रवाना होना था। उस दिन भी खूब मूसलाधार बारिश हो रही थी, मानो वो भी 2 दिलों के बिछड़ने का शोक मना रही थी। आज आसमान के साथ वाणी और जीत का दिल भी रो रहा था। बाहर गाड़ी आ चुकी थी और सारा सामान उसमें लाद दिया गया था। जीत का दिल इतना मजबूत कहाँ था कि वो अपने पहले प्यार को खुद से दूर जाते देख सकता था, लेकिन देव सिंह जी ने उसे बुलाया तो उसे आना ही पड़ा। दोनों परिवारों को भी बिछड़ने का गम तो था ही। नीलम जी और आराधना जी दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी, लेकिन जीत और वाणी तो वो भी नहीं कर सकते थे। वाणी को गाड़ी में बैठते हुए अचानक से वाणी का हाथ जीत के हाथ से टकरा गया। दोनों के दिलों में एक सिरहन सी दौड़ गई, लेकिन दोनों कर भी क्या सकते थे। वाणी नजरें झुकाए आंखों में पानी लिए गाड़ी में बैठ गई और जीत भी आंखों में पानी लिए उसे दूर जाते देखता रहा। इंदौर से आने के बाद वाणी का बिल्कुल मन नहीं लगता था, वह उदास रहने लगी थी। हालांकि उसे एसएम कॉलेज की दूसरी शाखा में बीएससी तृतीय वर्ष में दाखिला मिल गया था, लेकिन उसने धीरे धीरे कॉलेज जाना छोड़ दिया, यहाँ तक कि खाना पीना भी काफ़ी कम कर दिया। वाणी इंदौर से वापस जबलपुर तो आ गई थी, लेकिन उसका मन वहीं छूट गया था। जीत की दशा भी इससे कुछ कम नहीं थी। जीत लड़का था, इसलिए उसकी हालत किसी ने नोटिस नहीं की, लेकिन वाणी की माँ बार बार वाणी से उसकी उदासी का कारण पूछती और वो हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर माँ की बात टाल देती। वो ऐसा दौर था जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे और लोग पत्र के माध्यम से ही एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे।
शुरू शुरू में वाणी और जीत की माँ पिताजी एक दूसरे को पत्र लिखकर हालचाल पता कर लिया करते थे, लेकिन वाणी और जीत तो वो भी नहीं कर सकते थे क्योंकि पत्र सार्वजनिक होते थे जिनका किसी और के हाथों में पड़ने का खतरा होता था। इसलिए लोग अपनी निजी बातें और भावनाएं पत्रों में लिखने से कतराते थे। समय के साथ साथ वाणी और जीत के माँ पिता के पत्रों का आदान प्रदान भी कम होता गया। अब वाणी ने समय के साथ खुद को ढाल तो लिया था, परंतु जीत को वह अपने दिल से कभी निकाल नहीं पाई थी। इधर जीत भी रात दिन वाणी के बारे में ही सोचता रहता था। अब वाणी ने बीएससी के बाद बीएड भी कर ली थी। उसी दौरान देव सिंह और नीलम को उसकी शादी की चिंता भी सताने लगी थी, लेकिन जब भी कोई रिश्ता आता वाणी रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लेती और हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती। वाणी थी भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी, इसलिए वो उसकी बात मान जाते, पर मन ही मन उन्हें एक डर भी सताता रहता। वाणी खुद को एक भंवर में फंसा हुआ महसूस करती थी। ना उसकी कभी हिम्मत हुई थी कि जीत के बारे में अपने माँ पिताजी से बात कर सके और ना ही वह किसी और रिश्ते को स्वीकार कर पा रही थी। उधर जीत की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गई थी, इसलिए उसके माता पिता भी उस पर अब शादी का दबाव बना रहे थे, लेकिन जीत अपनी शादी ना करने की जिद पर अड़ा रहता। देखते देखते कई साल बीत गए। न जीत ने शादी के लिए हामी भरी और ना ही वाणी ने, लेकिन अभी वाणी की उदास बेजान जिंदगी में एक और ग्रहण लगना बाकी था। एक दिन ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई कि वाणी और उसका परिवार बुरी तरह टूट गया। दरअसल देव सिंह की तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी। जब उन्होंने रिपोर्ट कराई तो पता चला कि उनको लीवर का कैंसर है, वो भी काफ़ी एडवांस स्टेज का। इस खबर ने जैसे वाणी के जीने की सारी उम्मीदें ही छीन ली। डॉक्टर ने साफ तौर पर बोल दिया कि देव सिंह के पास अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का समय है। अब तो उनके माथे पर इकलौती बेटी की चिंता और ज़्यादा गहराने लगी थी। उनकी इच्छा थी कि उनके जीते जी उनकी प्यारी बेटी अपने घर ससुराल की हो जाए। बस मौत के मुंह में जाते पिता की इच्छा के सामने वाणी शादी करने को विवश हो गई और इस तरह आनन फानन में देव सिंह और नीलम ने अपनी बेटी की शादी अपने ही किसी जानकार के बेटे से कर दी। वाणी ने भी 7 फेरों की अग्नि के समक्ष अपने अतीत की आहुति दे दी और दिल से पति को अपना लिया। लेकिन वाणी के जीवन के इम्तिहान अभी बाकी थे। पहली ही रात को रमेश शराब के नशे में धुत होकर घर लौटा और दिल में ढेरों अरमान लिए सजी धजी सुहाग सेज पर बैठी वाणी के सारे सपने, सारे अरमान तार तार कर दिए। रमेश का रवैया वाणी के साथ नहीं बदला और रही सही कसर रमेश की 2 बहनों ने पूरी की, जो रमेश से बड़ी और अभी तक अविवाहित थी। बात बात पर वाणी को ताने देती, उसे हद से ज़्यादा टॉर्चर करती। वाणी की आंख का आंसू भी सूखना मुश्किल हो गया था, लेकिन बीमार पिता जिनको ले जाने के लिए मौत दरवाजे पर घात लगाए बैठी है, पिता और माँ की हालत देखकर वह सब कुछ चुपचाप सहती रही। शादी को 3 माह गुजर चुके थे कि अचानक देव सिंह जी की मौत की खबर आई और वाणी की रही सही जीने की उम्मीद भी साथ ले गई। पिता की मौत के बाद माँ भी बीमार रहने लगी और ठीक 1 माह बाद पति के पीछे पीछे वो भी चली गई, अपनी प्यारी बेटी को जालिम दुनिया में अकेला छोड़कर। वाणी तो जैसे अब जिंदा लाश बन चुकी थी। दिन भर चूल्हे चौके में लगी रहती, सुबह से शाम तक पति, 2 ननदों, सास ससुर की सेवा करती। रात में शराब के नशे में धुत होकर आए पति की गंदी उल्टियाँ साफ करती, उससे मार खाती और सारा दुख, सारा अपमान अपने सीने में दफन करके सो जाती। अगले दिन वही जिंदगी चक्री की भांति घूमने लगती। फिर अचानक एक रात खबर आई कि शराब के नशे में धुत रमेश को कोई गाड़ी उठाकर ले गई और मौके पर ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। वाणी तो जैसे जड़ जमा हो गई थी। सुख दुख, खुशी गम, प्यार नफरत, उसके अंदर की सभी भावनाएं एक एक कर दम तोड़ चुकी थी। अब वो क्या आंसू बहाती। पति की मौत के 1 सप्ताह बाद ही ससुराल वालों ने वाणी को घर से बाहर निकाल खड़ा किया। वाणी वापस जबलपुर अपने घर लौट आई। अपने घर आकर ना जाने क्यों उसे एक सुकून सा महसूस हुआ। आज वो जी भर कर रोई।
ताकि आंखों का सारा पानी बाहर आ सके। उसके बाद वाणी ने अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की। जैसे कि उसके माँ पिता ने उसको सिखाया था कि जीवन के किसी भी मोड़ पर हिम्मत ना हारना। उन्हीं की बात को अपनाते हुए वाणी ने एक बार जीने की कोशिश की। एक स्कूल में उसको टीचिंग की नौकरी भी मिल गई और जिंदगी एक बार फिर अपने ढर्रे पर चल पड़ी कि आज अचानक उसका अतीत उसके सामने फिर आ खड़ा हुआ। जीत की नज़र जब वाणी पर पड़ी तो आज भी उसको ऐसा ही एहसास हुआ जैसा वाणी को पहली बार देखने पर हुआ था। जीत आज भी वाणी को एकटक देखता रहा। अचानक दोनों की तंद्रा भंग हुई। वाणी सक पकाते हुए, आइए अंदर आइए। वाणी ने जीत को अंदर आने को कहा और सोफे पर बैठा दिया और भागकर किचन से पानी लेने दौड़ गई। या यूं कहो कि अचानक अपने प्यार को 20 साल बाद अपनी आंखों के सामने देखकर अपने आंसुओं पर काबू ना पा सकी और अपनी भावनाएं छुपाने के लिए किचन में आ गई। एक पल को उसका दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। फिर खुद को संभालते हुए वो पानी लेकर बाहर आई और सोफे पर एक तरफ सिमट कर बैठ गई। दोनों के बीच की खामोशी को तोड़ते हुए जीत बोला, कैसी हो वाणी? मैं ठीक हूँ। और तुम जीत? मैं भी। अंकल आंटी के बारे में पता चला था पर तब मैं आ ना सका। वाणी जीत की बात को अनसुना कर बोली, आराधना आंटी और अंकल कैसे हैं? जीत कहता है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। वाणी चौंकते हुए, क्या? ये सब कैसे? जीत कहने लगा, बस वाणी, उन्होंने अपने हिस्से की ज़िंदगी जी ली और चले गए। वाणी कहने लगी, और शीना, वो कैसी है? जीत ने जवाब दिया, शीना अपनी ससुराल में खुश है। वाणी, चलो अच्छी बात है, नजरें झुकाते हुए बोली, चलिए पहले मैं आपको घर दिखा देती हूँ। कहकर वाणी खड़ी हुई और जीत भी उसके पीछे पीछे चल दिया। जीत ने ऊपर वाला पोर्शन देखा जो उसके लिए पर्याप्त था। दोनों फिर नीचे आकर बैठ गए। वाणी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, ऊपर वाला पोर्शन एक फैमिली के लिए पर्याप्त होगा अगर आपकी बीवी और बच्चे भी रहना चाहते तो। सुनते ही जीत के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान तैर गई और आंखें भर आई। जीत की मुस्कान और आंखों की नमी को वाणी ने खूब भांप लिया था, लेकिन उसने कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। अचानक जीत बोला, मैं अकेला ही हूँ। फिर थोड़ा रुक कर बोला, लेकिन आपके पति और बच्चे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। आज तो संडे है ना? जीत की बात सुन वाणी धक से रह गई। उसकी आंखों के सामने उसकी शादीशुदा जिंदगी के कड़वे दिन नृत्य करने लगे और उसकी भी आंखें नम हो गई। थोड़ा खुद को संभालते हुए वाणी बोली, मैं अकेली रहती हूँ। उसकी आवाज़ में छुपा दर्द जीत आज भी महसूस कर पा रहा था, परंतु कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर सका और अगले दिन शिफ्ट होने का बोलकर वापस आ गया। उस रात दोनों की आंखों से नींद गायब थी। दोनों की आंखें नम थीं और आज बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मानो दो प्रेमियों के मिलने की खुशी में आज आसमान भी खुशी के आंसू बहा रहा था। अब जीत को इंतजार था सुबह का। अगले दिन सुबह ही वो अपने सामान के साथ पहुंच गया वाणी के घर। वाणी ने भी आज की छुट्टी ले ली थी और सारा सामान सेट करने में जीत की मदद की। जीत किराएदार की हैसियत से वाणी के घर में रहने लगा। अब दोनों खुश थे। जैसे जैसे एक एक दिन बीतता दोनों एक दूसरे से मिलकर करीब आते रहे। कभी एक दूसरे की मदद करने के बहाने तो कभी साथ में खाना खाने के बहाने, कभी मार्केट जाकर घर के लिए शॉपिंग करने के बहाने और कभी साथ में मिलकर घर की सफाई करने के बहाने। अब दोनों पहले की तरह ही एक दूसरे से घुलने मिलने लगे थे। एक माँ के अंदर अंदर ही एक दूसरे के सामने दोनों के बीते दिनों की परतें भी खुलती गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ बिछड़ने के बाद की अपनी अपनी आप बीती साझा की। आज पूरा एक माह जीत को वाणी के यहाँ हो गया था। अब तक उन दोनों में किराए को लेकर कोई बात नहीं हुई थी, पर जीत को याद था कि आज एक माह पूरा हो गया है, कुछ न कुछ किराया तो देना ही है। इसलिए मन में एक निश्चय करके वह वाणी के पास जाकर बैठ गया और बोला, वाणी, आज पूरा एक महीना हो गया है मुझे तुम्हारे घर रहते हुए। तुमने तो मुझे बताया नहीं कि कितना किराया मुझे देना होगा, इसलिए मैं खुद ही किराए की बात करने आ गया। अचानक जीत ने वाणी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, वाणी,
सालों से अब तक मैं तुम्हारे दिल में एक किराएदार की हैसियत से ही रहता आया हूँ, जिसको पता नहीं होता कि कब वो मकान उसे खाली करना पड़ जाए, क्योंकि आखिरकार वो उस किराएदार का एक स्थायी ठिकाना तो नहीं होता है ना। लेकिन आज से मैं तुम्हारे जीवन में एक किराएदार की हैसियत से नहीं रहना चाहता। क्या तुम अपने दिल में, अपने जीवन में मुझे एक स्थायी मकाम दोगी? मेरी जीवन संगिनी बनकर क्या मेरे साथ जीवन के बचे हुए पल गुजारना चाहोगी? जीत के मुंह से वो अल्फाज सुनकर जिसका उसको बरसों से इंतजार था, वाणी की आंखों से आंसू झलक उठे। उसने रोते रोते जैसे ही हाँ में सिर हिलाया, जीत ने कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया। वर्षों पुराने प्रेमियों के मिलन पर आज सच में आसमान पानी के रूप में खुशी के आंसू बहा रहा था। आज दोनों ने एक साथ बारिश में भीगकर अपनी जिंदगी की पिछली सभी कड़वी यादें धो डाली थी। अगले दिन की सुबह से एक अलग ही चमक थी, एक अलग ही उम्मीद थी। सूर्य भी मानो दोनों को साथ में देखकर खिलखिला रहा था। आज दोनों ने मंदिर में जाकर हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थामकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।